संसद के बजट सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल समेत दोनों सदनों में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स बैठक में हुए शामिल। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका। बीजेपी के मनोज सोनकर मेयर और राजेंद्र कुमार डिप्टी मेयर निर्वाचित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई, कहा पहली चुनावी लड़ाई हारा इंडी गठबंधन। लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का करारा प्रहार। पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को बताया परिवारवाद का प्रतीक। कहा बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी दे रही है आपत्तिजनक और अनर्गल बयान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कसा ईडी का शिकंजा। कल पेश होने के लिए समन। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा मिट्टी में मिला दिया झारखंड का सम्मान। राज्यपाल की हालत पर नजर। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी को मिले अहम सुराग। लालू प्रसाद के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ईडी के सामने हुए पेश। पटना स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी। केरल में बीजेपी के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को सजाए मौत। मावेलिकारा की स्थानीय अदालत ने सुनाई सजा। केरल बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को बेरहमी से कर दी गई थी हत्या। बापू की 76वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पर सर्वधर्म सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा बापू का बलिदान लोगों की सेवा करने की देता है प्रेरणा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा हुई। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। माननीय राष्ट्रपति भाषण और राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगा और वो 2 तारीख से ही शुरू होगा। वो भी हमने माननीय स्पीकर और चेयरमैन से बातचीत करके सभी अपोजिशन को निवेदन किया है। फ्राइडे से ही इस चर्चा का हम शुरू करेंगे और उसके बाद इंटीरियम बजट होगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट होगा और इमरजेंसी कुछ बिल आता है तो वो भी बिल हम ले आने के लिए प्रस्ताव रखा है। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि हमारा जोर राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर रहेगा। शुक्रवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। इंडिया अलायंस तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है, ये अननेचुरल अलायंस है, अस्वाभाविक है। जो अस्वाभाविक होता है जल्दी ही उनका मृत्यु हो जाता है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है अभी। इंडिया अलायंस इज ब्रेन डेड नाउ। तो जब ये इंडिया अलायंस में हो गया तो झगड़ा तो किसी के साथ करना है। कांग्रेस का स्वभाव है झगड़ा करने का, टूटने का। इसलिए जब इंडी का झगड़ा अंतिम एंड तक आया है, बाद में अभी तो झगड़ा अपने आप करेंगे ऐसे लग रहा है। तो संसदीय कार्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमने विपक्ष से आग्रह किया है कि सदन में प्लाकार्ड लेकर के ना आए।
उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ब्रांडेड है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्वभाव तो झगड़ा करने का ही रहा है। उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नैक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की एक्रेडिटेशन और रैंकिंग प्रक्रिया में और अंतरिम बजट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई अच्छी खबरें सामने लगातार आ रही हैं। और अंतरिम बजट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई अच्छी खबरें सामने आई हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से चलाई जा रही योजना के बारे में एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, जिसमें विवाद से विश्वास वन योजना और 2023 में शुरू की गई विवाद से विश्वास 2 योजना के बारे में बताया गया है। विवाद से विश्वास वन योजना व्यापारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई विवाद से विश्वास स्कीम सफल होती नजर आ रही है। इस योजना ने कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार के अनुबंधों का पालन करने में असमर्थ एमएसएमई को राहत प्रदान की है। ये योजना 11 अप्रैल 2023 को शुरू की गई थी। दावे जमा करने की अंतिम तिथि 31/7/2023 थी। सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत 1/12/2023 तक एमएसएमई के 43,904 दावों का निपटारा किया गया है। इसमें 650 करोड़ रुपए का निपटान किया गया है। वहीं विवाद से विश्वास 2 संवेदनात्मक विवाद, ये योजना सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित अनुबंधात्मक विवादों के प्रभावी निपटान हेतु विवाद से विश्वास योजना 29 मई 2023 को शुरू की गई थी। 31/10/2023 की अंतिम तिथि तक 900 से अधिक दावों में 1,652 करोड़ रुपए का निपटान पहले ही किया जा चुका है और शेष की जांच संबंधित मंत्रालयों या विभागों या फिर संगठनों द्वारा की जा रही है। आगे की खबरों में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग, मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया में अहम बदलाव करते हुए अब संस्थानों की ग्रेडिंग व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इसके बदले अब बाइनरी एक्रेडिटेशन व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी कि संस्थान या तो मान्यता प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। इसका मकसद संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। इस अहम बदलाव के बारे में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC की कार्यकारी समिति के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे से बातचीत की है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नैक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की एक्रेडिटेशन और रैंकिंग प्रक्रिया में काफ़ी अहम बदलाव किए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नैक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी। जो उच्च शिक्षण संस्थानों की एक्रेडिटेशन प्रणाली में बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव है? क्या अब उच्च शिक्षण संस्थानों की जो ग्रेडिंग है वो क्या खत्म कर दी गई है? नैक के तहत जो एक्रेडिटेशन काफ़ी सालों से चल रही है, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच गए हैं गांधी स्मृति में भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हम ओ पालनहारे हे करुणा, हे करुणा।
तारी करुणानो कोई पार નથી। हे करुणाना करनारा तारी करुणानो कोई पार નથી। हे संकटना हरनारा तारी करुणानो कोई पार નથી। हे करुणाना करनारा तारी करुणानो कोई पार નથી। મેં પાપ કર્યા છે એવા, હું તો ભૂલ્યો તારી સેવા। મેં પાપ કર્યા છે એવા, હું તો ભૂલ્યો તારી સેવા। મારી ભૂલોને ભૂલનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી। હે કરુણાના करनारा तारी महिमानो कोई पार નથી। હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી। હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી। આવડી સવડી કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી। હે કરુણાના करनारा तारी महिमानो કોઈ પાર નથી। हे परम कृपाला भाला, मैं पीधा विषना प्याला। मैं परम कृपाला भाला, मैं पीधा विषना प्याला। विष ने अमृत करनारा તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી। હે કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી। તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી। बोलो बच्चों। बच्चों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, बहुत अच्छा गाया। आप भी साथ दीजिए इस धुन में। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित
देवियों सज्जनों, अब समय है संध्या के 5:17 का। ये वही समय है जब 30 जनवरी 1948 को इसी पुनीत स्थल पर हे राम कहते हुए बापू ने अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों और 2 मिनट का मौन रखकर पूज्य बापू को अपनी मौन श्रद्धांजलि दें। ओम शांति शांति शांति। आप सभी अपने अपने स्थान पर कृपया बैठें। प्लीज बी सीटेड। और इसी के साथ संगीतमय श्रद्धांजलि समारोह का समापन। प्रधानमंत्री सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से मिलते हुए गायकों, कलाकारों, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का ये कार्यक्रम सभी का अभिवादन करते हुए आप सभी अपने जगह पर बैठे रहेंगे। आपसे निवेदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति के साथ बच्चों से मिलते हुए, बच्चे अपनी भेंट प्रधानमंत्री को देते हुए बड़े ही उत्साह के साथ, सभी बच्चों के मन में मोदी जी के लिए एक विशेष प्यार देखने को मिलता है। हाल ही में मोदी जी ने बच्चों से परीक्षा पे चर्चा भी की, जहां उनको समय के महत्व के बारे में जागरूक किया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाया। बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करना व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। गांधी जी का भी मानना था कि सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है।
ये बच्चे उत्साहित होते हुए प्रधानमंत्री को देखकर उनके लिए ये पल यादगार रहेंगे। अपने देश भारत के प्रधानमंत्री जो इनमें से सभी बच्चों के रोल मॉडल हैं, प्रधानमंत्री ने सदैव रुचि दिखाई है लोगों से मिलने में, बच्चों के साथ खुद को बच्चा महसूस कर जाते हैं वो। सभी लोगों का अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए गांधी स्मृति पर देवी सज्जनों, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म जनमानस के बीच अब यहीं संपन्न हो रही है। राष्ट्रपिता को याद करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्री जगदीप नरेंद्र मोदी। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार। आप सभी का आइए आज हम भी प्रण लें कि गांधी जी के जीवन से हम भी प्रेरणा लेकर अहिंसा, सत्य हम सबको और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलेंगे पथ पर नेक नियति के साथ और भारत का निर्मलता के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की जो भविष्य है। सीधा प्रसारण आप राजधानी दिल्ली के गांधी स्मृति से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया, बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उनके साथ मौजूद थे और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ने वहां उपस्थित बच्चों से भी मुलाकात की, उनसे भी कुछ बातें की और बच्चों की कुछ मांगें जो थी उनको भी उन्होंने वहां रह करके पूरा किया और अभी वो वहां से प्रस्थान किए हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें देखेंगे। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि है और इस पर राष्ट्र आज बापू को नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह राजघाट स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। देश ने महात्मा के दिखाए रास्ते का, असत्य को सत्य से जीतने का संकल्प दोहराया। और प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र को सत्य, अहिंसा, न्याय की राह दिखाने वाले महात्मा की पुण्यतिथि को देश शहीदी दिवस के रूप में याद करता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या दिल्ली स्थित तत्कालीन बिरला हाउस में गोली मारकर कर दी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 78 वर्ष की थी। देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में मोहनदास करमचंद गांधी का योगदान अद्वितीय था। उन्होंने अहिंसा के रास्ते दुनिया को क्रांति करने की सीख दी थी।
उनके दिशा निर्देशों पर चलते हुए देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गांधी जी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। और कृतज्ञ राष्ट्र के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, एडमिरल R हरिकुमार, जनरल मनोज पांडे सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी श्रद्धांजलि दी। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन सभी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी निजी डायरी में महात्मा गांधी के विचारों को लगातार लिखते रहे हैं। उनकी डायरी के पन्ने ये भी बताते हैं कि प्रेम और सहिष्णुता भी उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन से ही सीखी है। प्रधानमंत्री की निजी डायरी से ये भी पता चलता है कि वे राष्ट्रपिता के जीवन से काफी प्रभावित रहे हैं। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की योजना और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा और सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार और विशेष सचिव विजय कुमार भी उपस्थित रहे। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत आज हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा, सहकारिता की भी डिजिटल माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। आज डिजिटल इंडिया के तहत हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं और अब सहकारिता भी डिजिटल माध्यम से गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। सारे RCS का और सारी ग्रामीण बैंकों का, खेती बैंकों का कंप्यूटराइजेशन होने से पैक्स से लेकर हर प्रकार की पैक्स, प्राइमरी डेयरी, खेती बैंक और पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड तक आज कंप्यूटराइज होकर पूरे प्रकार से आधुनिक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथ ही अमित शाह ने बताया कि दोनों कार्यक्रमों में लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ARDB और RCS कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।
ये दोनों कार्यक्रम में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें ARDB के कंप्यूटराइजेशन के लिए 120 करोड़ और RCS के कंप्यूटराइजेशन के लिए 95 करोड़ की लागत आएगी। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि जिन किसानों को मीडियम और लॉन्ग टर्म ऋण चाहिए, उनके लिए आज से एक सरल प्रकार की सुविधा की शुरुआत निश्चित रूप से होगी। आगे की खबरों में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने RCS उड़ान के तहत देहरादून पिथौरागढ़ मार्ग का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल को हवाई सुविधा से जोड़ा जा रहा है। गढ़वाल ये दोनों आज विमान सेवा के साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। ये 19 सीटर विमान के द्वारा इन दोनों गंतव्य को हम लोग आज जोड़ने जा रहे हैं और ये पहली फ्लाइट पिथौरागढ़ से भी होगी, जहां 1600 मीटर का रनवे है। 7 करोड़ रुपए का निवेश भी हम लोग ने किया है। सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, ये सेवा की शुरुआत चलेगी और जो क्षेत्र 11 घंटे का फासला तय करने में हम लोगों को लगता था, वो आज स्वतः मुख्यमंत्री जी भी 1 घंटे में वायु उड़ान से पूर्ण रूप से वहां पहुंच चुके। और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य सरकार के प्रयासों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राज्य में आवागमन की हर सुविधा मिल रही है, जिसमें हवाई सेवाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। सेवा बहुत ही अनेक उलझनों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज शुरू हो रही है। राज्य सरकार के प्रयासों से श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को राज्य के अंदर आवागमन की हर सुविधा मिले, हर प्रकार से उनका यहाँ के देव दर्शन, यहाँ के हमारे धार्मिक स्थानों का, हमारे सीमांत क्षेत्रों का, जो ऐसे हमारे पर्यटकों के लिए स्थान हैं, उन स्थानों पर आना जाना बहुत आसानी से हो, सहजता से हो, सरलता से हो। उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो हवाई सेवाओं की है। अगली खबर, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत के लिए वर्कफोर्स में महिलाएं नाम के कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर महिला वर्कफोर्स सहभागिता पर एक किताब का भी विमोचन हुआ। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज केंद्र सरकार के अथक प्रयासों के कारण देश भर में 24 करोड़ से भी अधिक महिलाओं के बैंक खाते खोले गए। कार्यक्षेत्र में वेतन संबंधित पारदर्शिता और सही व्यवस्था नहीं होने के कारण कड़ी मेहनत के बावजूद श्रमिक महिलाओं के आधे से अधिक वेतन बिचौलियों के जेब में चला जाता था। प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आज देश भर में 24 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक के खाते खुले हैं और इसका सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है वो ये कि महिला चाहे किसी भी क्षेत्र में आज कामकाज से जुड़ी हो, अगर वो अपने अधिकार का पैसा चाहती है तो उसे ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था हो सकती है। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की तरफ से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन्होंने बताया कि साल 2017-18 के मुकाबले देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी के लगातार प्रयासों के कारण, विभिन्न मंत्रालयों का एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लिया है, उस कारण देश में जो कार्यक्षमताएं बढ़ी है, उस कारण मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ पर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 22-23 में 37% बढ़ा है,
जो 2017-18 के मुकाबले में 13% ज्यादा वुमेन वर्कफोर्स की वृद्धि हुई है। ये देश के लिए एक सुखद संयोग है। और इस अवसर पर श्रम मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने बताया कि महिला लेबर फोर्स अब 37% पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेबर फोर्स अब 37% हो गई है। 14% की बढ़ोतरी लगभग पिछले 5 वर्षों में कोविड पैंडेमिक के बावजूद हुई। इससे पता चलता है कि महिलाओं के लिए सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां प्रभावशाली रही हैं। उदाहरणतः फॉर्मल सेक्टर में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 2017 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार मातृत्व अवकाश 12 से 26 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया, नर्सिंग ब्रेक दी गई और कंपल्सरी क्रैश की सुविधाएं प्रदान की गईं। ईएसआईसी ने भी पिछले वर्ष मैटरनिटी बेनिफिट में लगभग 418 करोड़ रुपए महिलाओं को दिए हैं। ईपीएफओ में वर्क प्लेसेस में क्रैशेस चलाए जा रहे हैं। आगे की खबरों में, नई दिल्ली में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जापान और यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन में यूएसए द्वारा जो भूमिका निभाई गई है और प्रभाविक रूप से मुझे आज भी याद है। यूएसए ने जिस प्रकार फाइनेंशियल एड और टेक्निकल असिस्टेंस जापान को उस समय दिया था, उससे न सिर्फ युद्ध से प्रभावित इन क्षेत्रों के फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन में उसने अपना यह योगदान दिया, बल्कि युद्ध के बाद इन क्षेत्रों की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में भी अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी उद्योग के विकास के लिए स्थिरता और शांति बेहद अहम है। छोटा सा इंटरप्राइज खोलते हैं, कोई छोटा सा भी एक आप व्यापार यदि प्रारंभ करते हैं, तो जिस इलाके में आपका व्यापार होता है उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, उस इलाके में सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, उसमें रूल ऑफ लॉ कैसा है, इन सब सारी चीजों को स्वाभाविक रूप से देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि यह सारी चीजें आपकी इंटरप्राइज को, यह सारी चीजें आपके उद्योग को प्रभावित करती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं। अगली खबर, सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं श्री सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने का स्वागत करता हूं। सामुदायिक सेवा में उनका समृद्ध कार्य और शिक्षा, नवाचार और सीखने के प्रति उनका जुनून राज्यसभा के लिए ताकत का बड़ा स्रोत होगा। मैं उनके कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने श्री सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सतनाम जी ने खुद को एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जो विभिन्न तरीकों से जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और भारतीय प्रवासियों के साथ भी काम किया है। मैं उन्हें उनकी संसदीय यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि राज्यसभा की कार्यवाही उनके विचारों से समृद्ध होगी। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा,
सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, इंडी गठबंधन में जारी खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। डिम्पल यादव मैनपुरी से, शफीकुर रहमान बर्क संभल से और रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी मैदान में उतरेंगे। और उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि कांग्रेस देश में बीजेपी को हराना चाहती है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस सीपीएम और बीजेपी के साथ मिलकर टीएमसी को ही हराना चाहती है। इसीलिए टीएमसी अकेले ही 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया अलायंस हैज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। ये इंडिया अलायंस चलने शुरू किया और इसका जो सबसे बड़ा पार्टी होता है नेशनल कांग्रेस, उसका कंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है। उनका ऊपर निर्भर करेंगे कि ये जोट कैसे चलेंगे। वो दिल्ली में जोट चाहते हैं और बंगाल का जो कांग्रेस पार्टी वो सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस को साथ मिलके ममता बनर्जी को सरकार को खिलाफ में लंबे चौड़े बात करते हैं। तो इसी स्थिति में हम लोग सिद्धांत दिया, बंगाल में तृणमूल अकेला लड़ेंगे। इधर तो खींचतान जारी है, लेकिन चंडीगढ़ में जहां समझौता हुआ वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने मेयर पद पर जीत हासिल कर ली है। मनोज सोनकर ने 16 वोट हासिल करके ये जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 12 वोट ही मिले। 8 वोट अवैध घोषित किए गए। मेयर चुनाव के लिए एक सांसद समेत कुल 35 पार्षदों ने मतदान किया था। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंडीगढ़ में मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेयर चुनाव जीतने के लिए भाजपा की चंडीगढ़ इकाई को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है। इंडी गठबंधन ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ी और फिर भी भाजपा से हार गए। यह दर्शाता है कि ना तो उनका अंकगणित काम कर रहा है और ना ही उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है। अगली खबर बिहार से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। आए दिन उनके परिवार सदस्यों को जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कल जहां लालू प्रसाद ने करीब 10 घंटे तक पटना के ईडी दफ्तरों में सवालों का जवाब दिया, तो वहीं आज उनके बेटे तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो रही है। इस बीच ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस हिरासत में एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी, जो राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, उसने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी और बाद में उसे हेमा यादव को हस्तांतरित कर दिया था। नौकरी के बदले जमीन का ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है। उस वक्त आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन के ही सरकारी नौकरियां दे दी। इसके बदले में उन्होंने अभ्यर्थियों से जमीनें अपने नाम लिखवा ली।
पड़ोसी राज्य झारखंड में भी हलचल है। हेमंत सोरेन को लेकर दिल्ली से रांची तक जारी गहमागहमी के बीच झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। लापता होने की अटकलों के बीच हेमंत सोरेन सीएम आवास पहुंचे थे और ये बैठक की। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के समन पर कल सीएम जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ईडी की ओर से पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया था। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से कुछ कागजात, 36 लाख रुपए की नकदी और बीएमडब्ल्यू कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू कार बेनामी है और इसका इस्तेमाल सीएम सोरेन कर रहे हैं। उधर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का आरोप लगाया है। तो राज्यपाल ने कहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में हालात पर मेरी नजर है। रांची के एसडीएम ने मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में आज रात 10 बजे तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घोटालों की जांच तो होगी, अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें जांच से नहीं बचना चाहिए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस पे ना आम आदमी पार्टी बोलती, ना कांग्रेस बोलती, ना कांग्रेस के बाकी सहयोगी बोलते हैं। ये भ्रष्टाचार के मामले में सब एकजुट क्यों हैं? जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके ज़मीन के बदले जॉब देने की ऑफ़र की, आज उसके चलते उनका जांच चल रही है। और जब जांच चलती है तब आप बाहर प्रदर्शन करवाते हैं। अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना, जांच का सामना कीजिए। एक बड़ी खबर केरल से है, जहां एक अदालत ने तटीय जिले आलपुझा में दिसंबर 2021 में बीजेपी के ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। रंजीत श्रीनिवासन की हत्या मामले में कोर्ट ने इन्हें 1 हफ्ते पहले ही दोषी करार दिया था। मामले में मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने आज सजा का ऐलान किया। न्यायाधीश ने इस दौरान कहा कि अपराध और साजिश की विभत्स प्रकृति को देखते हुए कोई भी दोषी दया का पात्र नहीं है। अभियोजन पक्ष ने मामले में दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी और कहा था कि सभी दोषी प्रशिक्षित हत्यारे हैं। जिस क्रूर तरह से इन लोगों ने पीड़ित को उसकी मां, पत्नी और बच्चों के सामने ही मार दिया, वह दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि केरल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने इस घटना को आलपुझा में उनके घर पर ही परिवार वालों के सामने अंजाम दिया था। अगली खबर, उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग, मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया में अहम बदलाव करते हुए अब संस्थानों की ग्रेडिंग व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इसके बदले अब बाइनरी एक्रेडिटेशन व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी कि संस्थान या तो मान्यता प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। इसका मकसद संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। इस अहम बदलाव के बारे में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी एनएएसी की कार्यकारी समिति के चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे से बातचीत की है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। शिक्षा नीति के मुताबिक उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नैक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की एक्रेडिटेशन और रैंकिंग प्रक्रिया में काफ़ी अहम बदलाव किए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नैक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे जी। जो उच्च शिक्षण संस्थानों की एक्रेडिटेशन प्रणाली में बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव है? क्या अब उच्च शिक्षण संस्थानों की जो ग्रेडिंग है वो क्या खत्म कर दी गई है? नैक के तहत जो एक्रेडिटेशन काफ़ी सालों से चल रही है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम थी, यानी सबसे लोएस्ट डी ग्रेड होता था, उसके बाद सी, बी, बी प्लस, ए प्लस, ए डबल प्लस, ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम थी। जो CGPA जैसा होता है वैसे 4 में से कितना मिला उसके हिसाब से वो ग्रेड दिया जाता था। लेकिन उसमें बहुत सारी क्या हो रहा था, लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करके समहाउ डेटा मैनेजमेंट करना वगैरह जो हो रहा था और कंसल्टेंसी लोग कर रहे थे, उसको बदले में हमने सोचा कि ये
बाइनरी एक्रीडिटेशन होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था और डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी ने भी इसके बारे में कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को एक्रीडिट करना है। तो इसलिए बाइनरी एक्रीडिटेशन यानी एक्रीडिट हुआ है या नहीं हुआ है, इतना ही डिसीजन इसमें से आना चाहिए। ऐसी एक सिस्टम हमको बनाना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया था और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नैक ने अप्रूव करके हम उसको अभी लागू करने जा रहे हैं। बाइनरी एक्रीडिटेशन के अलावा मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रीडिटेशन की भी बात की गई है इसमें रिफॉर्म के तहत, ये क्या है? सारे इंस्टीट्यूट को एक्रीडिटेशन करना पड़ेगा बाइनरी एक्रीडिटेशन के तहत। उसके बाद क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये एक दिन का कार्य नहीं है, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो अपने आप को खुद को और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं और उसमें अलग अलग लेवल हम पार करते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसा जैसे इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्री में CMM लेवल 1 to 5 होता है, 5 लेवल यानी हाईएस्ट लेवल होता है, तो वैसे ही एजुकेशन में भी हर इंस्टीट्यूट को हम अभी नीचे एक स्तर पर हो तो वहाँ से 2, 3, 4 ऐसे भारत में अपने देश में सबसे उत्कृष्टता कैसे पाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये हर इंस्टीट्यूट को वैसे करना पड़ेगा। और इंटरनेशनली रिसर्च और जो हम बोलते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी बनने से दुनिया के यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ हम साथ साथ खड़े रह सकेंगे। ऐसा मैच्योरिटी लेवल 5 वो 1 to 5 का उसमें दर्जा दिया जाएगा। IIT, IIM जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो भी उनके लिए भी ये ज़रूरी होगा? हाँ, उनके लिए भी ज़रूरत होगा। ऐसा हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि सारे इंस्टीट्यूट को जोड़ना चाहिए और जो IIT काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी इसका जिक्र हुआ था कि उनको भी एक्रीडिटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। वैसे रैंकिंग में तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में, वैसे ही एक्रीडिटेशन के लिए आना चाहिए, ऐसा है। तो उनको अच्छे लेवल पाने के लिए आसान होगा, लेवल 3, 4 ऐसे, और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे है वो लेवल 5 के लिए एस्पायर करेंगे और होना चाहिए। नैक द्वारा जो उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग और एक्रीडिटेशन प्रक्रिया में जो बदलाव किए गए हैं, ये पारदर्शिता लाने के मकसद से किया गया है ताकि इन संस्थानों की गुणवत्ता और इनकी विश्वसनीयता में सुधार लाया जा सके। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब खबर रामनगरी अयोध्या से। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले मुस्लिम समुदाय का एक दल अयोध्या पहुंचा। कबीर मठ से मुख्य मार्ग रामपथ से होते हुए जत्था भगवान रामलला के दर्शन के लिए भक्ति मार्ग पर पहुंचा। जत्थे में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामलला के भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर प्रसन्नता जाहिर की। इस पल को हम लोग एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैंगे और मुस्लिम राष्ट्र मंच जो हम लोगों का जो मंच है, सारे मुस्लिम लोग यही संदेश देना चाहेंगे देश में कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। कहते हैं जब फतवा जारी करते हैं तो उनको कोर्ट में रगड़वा के लड़ जाएंगे। बात यह हिंदू मुस्लिम एक है, सलाह हम लोग हिंदू मुस्लिम का एकता की मिसाल बनकर निकले हैं ताकि एकता सब रहे। अगले खबर, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की आबादी 718 है। बता दें कि भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन का ये पहला वैज्ञानिक अभ्यास है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं का निवास स्थान 93,392 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। डेटा के अनुसार लद्दाख में 477 हिम तेंदुए, उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुए हैं। इस गणना में देश में संभावित हिम तेंदुए की 70% से अधिक रेंज को कवर कर लिया गया है। और आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी हां, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। दिल्ली में एनसीसी कैडेटों ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। कितना जानते हैं एनसीसी कैडेट्स महात्मा गांधी और उनके विचारों के बारे में? इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी अधिकारी और कैडेटों से। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर
एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राजघाट पे आप यहाँ देख सकते हैं कई सौ एनसीसी कैडेट यहाँ मौजूद रहे। मैडम, किस तरह का संदेश देने का प्रयास किया गया है यहाँ पर? जो महात्मा गांधी ने जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो बच्चों जो हमारे कैडेट्स हैं वे अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी है महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। पहले वो अपनी दिनचर्या में उन वैल्यूज़ को ढालते थे और उसके बाद वो लोगों को संदेश देते थे। तो यही चीज़ हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।